नमस्कार। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े किले, साम्राज्य, राजा महाराजा, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसकी पहचान किसी पत्थर या सोने से नहीं, बल्कि शब्दों से बनी है, मंत्रों से। जी हाँ, ये है वैदिक काल। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसे किसी शासक या खंडरों ने नहीं, बल्कि भजनों और प्रार्थनाओं ने घड़ा। ये कैसे मुमकिन है कि शब्द जो हैं वो पत्थरों से भी ज्यादा मजबूत साबित हुए? आइए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले टाइमलाइन को समझना जरूरी है। देखिए, करीब 1900 ईसा पूर्व में जब महान सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था, तभी एक नए युग की आहट सुनाई देने लगी। और फिर लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ अर्ली वैदिक पीरियड, जो आगे चलकर लेटर वैदिक पीरियड में बदला। तो इस नए अध्याय की शुरुआत हुई इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोगों के माइग्रेशन से। ये लोग उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में आए और अपने साथ एक नई संस्कृति, एक नया नजरिया लेकर आए, जिसने इस पूरे काल की नींव रखी। और इस दौर का नाम वैदिक काल पड़ा वेद से। ये सिर्फ कुछ किताबें नहीं हैं, बल्कि संस्कृत में लिखे गए भजनों, प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। सच कहें तो उस प्राचीन दुनिया में झांकने के लिए हमारे पास यही सबसे अहम खिड़की है। तो सवाल ये है कि इन वेदों ने समाज को कैसा आकार दिया। आइए देखते हैं कि वैदिक समाज का स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी बनावट कैसी थी। समाज को मोटे तौर पर 4 वर्णों में बांटा गया था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, यानी पुजारी और शिक्षक। उनके बाद आते थे क्षत्रिय, जो योद्धा और शासक थे। तीसरे नंबर पर थे वैश्य, जिनमें किसान, व्यापारी ये सब शामिल थे। और आखिर में थे शूद्र, जिनका काम था मेहनत मजदूरी करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरुआत में, यानी अर्ली वैदिक पीरियड में, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था, आपके काम पर आधारित था। मतलब कोई भी अपनी काबिलियत से अपनी जगह बदल सकता था। लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये जन पर आधारित और बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गया। और ये एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव था। अच्छा, समाज के बाद अब बात करते हैं उनकी इकोनॉमी की, मतलब रोजी रोटी की। वैदिक लोग अपना जीवन चलाते कैसे थे और उनकी अर्थव्यवस्था में क्या बड़े बदलाव आए? पता है शुरुआत में धन दौलत की गिनती कैसे होती थी? 4 पैरों पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिसके पास जितने ज्यादा मवेशी, वो उतना ही अमीर और पावरफुल माना जाता था। ये एक पूरी तरह से पशुपालक यानी पेस्टोरल समाज था। और यहीं हमें एक और बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। अर्ली वैदिक इकोनॉमी जो मवेशियों पर टिकी थी, वो धीरे धीरे खेती किसानी पर आधारित हो गई। इसका मतलब ये था कि अब लोग घुमंतू जीवन छोड़कर एक जगह बसने लगे थे, गांव बन रहे थे और ट्रेड यानी व्यापार भी बढ़ रहा था। तो खरीद बिक्री कैसे होती थी? सोचिए, उस दौर में कोई सिक्के तो थे नहीं, मवेशी ही एक तरह से करेंसी थे। व्यापार होता था बाटा सिस्टम से, मतलब सामान के बदले सामान, जैसे अनाज दे दिया और बदले में कपड़े ले लिए। इकोनॉमी के बाद अब वैदिक काल की आत्मा में उतरते हैं, मतलब उनका धार्मिक और आध्यात्मिक संसार कैसा था। वैदिक धर्म और पूजा पाठ का जो सेंट्रल पॉइंट था, वो था यज्ञ। ये एक पवित्र अग्नि के चारों ओर होने वाला एक बड़ा अनुष्ठान था। लोगों का मानना था कि यज्ञ के जरिए वो देवताओं को खुश कर सकते हैं और दुनिया में एक कॉस्मिक बैलेंस बनाए रख सकते हैं। वेदों में कई पावरफुल देवताओं का जिक्र है। इनमें सबसे प्रमुख थे इंद्र, जो गरज और युद्ध के देवता थे। फिर थे अग्नि, आग के देवता, जिन्हें देवताओं का मैसेंजर भी माना जाता था। और थे वरुण, जो ब्रह्मांड में व्यवस्था और नैतिकता के रक्षक थे। समाज बदला, अर्थव्यवस्था बदली, तो जाहिर है राजनीति भी बदल रही थी। चलिए अब देखते हैं कि छोटे छोटे कबीले कैसे बड़े बड़े राज्यों में बदल गए। यहां भी वही कहानी दोहराई गई, एक बड़ा बदलाव। शुरुआती दौर में छोटे छोटे कबीले यानी ट्राइब्स थीं, जिनका एक सरदार होता था, जिसे सबकी सहमति से चुना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते इनकी जगह ले ली बड़े बड़े राज्यों और वंशानुगत राजाओं ने, जहां सत्ता पिता से बेटे को मिलने लगी। इन नए राज्यों को जनपद कहा गया। इसका शाब्दिक अर्थ है लोगों के पैर रखने की जगह, मतलब वो इलाका जहां लोगों ने बसना शुरू कर दिया। एक तरह से कहें तो ये भारत के पहले रीजनल किंगडम्स थे। तो हमने अब तक जो देखा उससे एक बात तो साफ है,
वैदिक काल किसी ठहरे हुए पानी की तरह नहीं था, बल्कि ये लगातार हो रहे बदलावों का दौर था। सवाल ये है कि इसने हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ा। अगर इसे समराइज करें तो ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। समाज फ्लेक्सिबल रोल से एक कठोर हायरार्की की तरफ बढ़ा। इकोनॉमी पशुपालन से खेतीबाड़ी की ओर गई और राजनीति कबीलों से निकलकर बड़े बड़े राज्यों में विकसित हुई। इस प्राचीन युग में जो विचार पैदा हुए, उनकी गूंज हजारों सालों तक सुनाई देती रही और इन विचारों ने इस उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने को हमेशा के लिए एक गहरा आकार दिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हजारों साल पहले के वो सामाजिक नियम, वो आध्यात्मिक विचार और मान्यताएं आज के हमारी इस मॉडर्न दुनिया में भी कितनी गहराई तक अपनी छाप छोड़े हुए हैं, सोचिएगा जरूर।